अब माइक ऑन है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं 10th की ट्रिग्नोमेट्री। ठीक, हम पढ़ने क्या चल रहे हैं? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला क्या है? त्रिकोण। त्रिकोणमिति कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो। एक है त्रिकोण, दूसरा है मिति। त्रिकोण और दूसरा क्या है? मिति। ठीक, मिति, त्रिकोण मिति। त्रिकोण, त्रिकोण मतलब क्या होता है? त्रि माने तीन, कोण वाली आकृति। तो त्रिकोण का सही मतलब क्या होगा? तीन कोणों वाली आकृति। तीन कोणों वाली आकृति, वाली आकृति। और शब्द जुड़े हैं तो का की के लग ही जाएगा। का मिति मतलब मापन। मापन, तीन कोणों वाली आकृति का मापन या निर्धारण। मिति का मतलब होता है मापन या निर्धारण। अर्थात त्रिकोणमिति गणित की उपशाखा रेखा गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत तीन कोणों वाली आकृति, अर्थात अच्छा एक चीज और जान लीजिए, तीन कोणों वाली आकृति को एक शब्द में क्या कहते हैं? त्रिभुज। क्या बोलते हैं? जिसमें तीन कोण हो उस आकृति को क्या बोलते हैं? त्रिभुज। त्रिभुज का मापन या निर्धारण। ठीक, अर्थात त्रिकोणमिति गणित की उपशाखा रेखा गणित, गणित की उपशाखा रेखा गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत त्रिभुज का मापन या निर्धारण किया जाता है। अर्थात अब त्रिभुज में माप, त्रिभुज का मापन या निर्धारण मतलब त्रिभुज में क्या मापोगे? उनकी भुजाएं और संगत कोण। तो त्रिकोणमिति गणित की उपशाखा रेखा गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत किसी त्रिभुज की भुजाओं व कोणों में पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। और जो आपकी त्रिकोणमिति अर्थात कक्षा 10 की त्रिकोणमिति है वो किस पर आधारित है? समकोण त्रिभुज पर। किस त्रिभुज पर आधारित है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज मतलब जिसका एक कोण कितना हो? 90 अंश। ठीक, त्रिभुज मतलब तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति जिसमें तीन कोण हो। ठीक, उनकी भुजाओं व कोणों में पारस्परिक संबंधों का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं? त्रिकोणमिति के अंतर्गत करते हैं। कोई दिक्कत? और आपकी जो 10th की त्रिकोणमिति है वो किस पर आधारित है? समकोण त्रिभुज पर। तो चलिए अब आगे देखें। यह है आपका समकोण त्रिभुज। कौन होता है? देखें, यह है आपका कोई समकोण त्रिभुज। क्या है ये? ये आपका है समकोण त्रिभुज ए बी सी। ठीक, जिसका बी कोण क्या है? समकोण है। 90 डिग्री के संगत भुजा सदैव क्या होती है? 90 अंश के सम्मुख भुजा सदैव कर्ण होती है। और जिस कोण की चर्चा हमारा प्रश्न करता है, मान लो कहेगा कोण ए के लिए, कोण ए के लिए, तो कोण ए के लिए यानी जिस प्रश्न जिस कोण की चर्चा करेगा उसकी संगत भुजा हमारी क्या बनती है? लंब। तो ये हो जाएगा कोण ए के लिए ये लंब होगा। लेकिन अगर कोण सी के लिए कहा जाता तो फिर ये ए बी या बी ए लंब हो जाता। कोई दिक्कत? तब संगत ये बेस हो जाता यानी आधार हो जाता। तो कोण ए के लिए ये हो गया हमारा लंब और ये हमारा क्या हो गया फिर? आधार। कर्ण लंब आधार। ठीक, समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाओं के अलग अलग अपने नाम हैं। 90 अंश के सम्मुख भुजा कर्ण। ठीक, जिस कोण की चर्चा हमारा प्रश्न करता है वो हमारा बनता है लंब। फिर तीसरा आधार अपने आप हो जाएगा। सी के कहेगा तो सी के लिए फिर ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। वो प्रश्न की मांग के ऊपर है कि वो चाह क्या रहा है। ठीक, कौन से कोण को चाह रहा है? ए को चाह रहा है या सी को चाह रहा है? ठीक, चलिए तो किसी त्रिभुज एबीसी में, किसी त्रिभुज ए बी सी में आप जान गए होंगे कि लंब कर्ण आधार कैसे निर्धारित होते हैं। ठीक, कोई दिक्कत? अब हम त्रिकोणमिति के मूल अवयवों पर चर्चा करेंगे। मूल अवयव कौन होते हैं जिनके बगैर हमारा काम ना चले? तो अब हमारी टॉपिक क्या है? त्रिकोणमिति के मूल अवयव।
त्रिकोण मिति के मूल अवयव। मूल अवयव, आइए हम जाने कि मूल अवयव कैसे बने, इसका पूरा इतिहास से समझते हैं कि ये कैसे बनाए गए। डायरेक्ट फार्मूले रटने का कोई मतलब नहीं होता, जब हम उनको बारीकी से समझते हैं तो चीजें बहुत अच्छे से दिमाग में बैठती हैं। तो इसलिए हम मूल अवयव पर चर्चा करने चल रहे हैं, और बिल्कुल जड़ से कि कोई चीज फिसले ना। देखिए, त्रिभुज में 3 भुजाएं हैं, समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमें ज्ञात हो गई। क्या समकोण त्रिभुज कैसे है? जिसका एक कोण समकोण होता है अर्थात 90 अंश, और 90 अंश के सम्मुख भुजा कर्ण, जिस कोण की चर्चा हमारा प्रश्न करे वो उसके संगत भुजा लंब, और तीसरी आधार यानी बेस हो जाती है। इतना तो क्लियर है सबको। अब हम त्रिकोणमिति के मूल अवयव पर विचार करेंगे। त्रिभुज की 2 छोटी भुजाएं कौन कौन सी है? लंब आधार। कौन कौन सी है? पहली है लंब, दूसरी है आधार। इनमें लगाया कर्ण का भाग। क्या लगाया? कर्ण का भाग लगा दिया। किसका भाग लगा दिया? कर्ण का। फिर इन दोनों छोटी भुजाओं को आपस में भाग लगा लिया। ठीक, यानी लंब और आधार का भी क्या किया? आपस में भाग लगा लिया। यानी यही 3 पॉसिबिलिटी हो सकती थी। छोटी भुजाओं में क्रमशः कर्ण का भाग लगा दिया, और तीसरा त्रिकोणमितीय अनुपात यानी त्रिभुजीय अनुपात। तो त्रिभुजीय अनुपात इनकी भुजाओं के अनुपात से ही तो बनेगा। तो इनका पहले हमने इन छोटी भुजाओं में कर्ण का यानी सबसे लंबी भुजा का भाग लगा दिया, फिर इन छोटी भुजाओं में परस्पर भाग लगा दिया। ठीक, इसको हमारे गणितज्ञों ने कहा जा थीटा। क्या बोला? जा थीटा। जा थीटा बोला, इस कोण को थीटा मानते हुए। ठीक, इस कोण को थीटा अगर हम मान ले तो इस अनुपात को क्या बोला गया? जा थीटा। जा का मतलब होता है पृथ्वी। क्या होता है? पृथ्वी। और पृथ्वी को हम चूंकि पृथ्वी पे रहते हैं इसलिए इसको निश्चित मानते हैं, इसलिए इसका क्या नाम रखा गया? साइन थीटा। जा मतलब पृथ्वी, और इंग्लिश में क्या कहा गया इसको? साइन थीटा। और उसके बाद आधार बटे कर्ण, इसका जस्ट उल्टा हुआ, मतलब सॉरी, आधार बटे कर्ण, इसको क्या कहा गया? कोज्जा थीटा। क्या बोला गया? कोज्जा थीटा। को मतलब व्युत्क्रम, किसके? जा के, अर्थात पृथ्वी के। तो पृथ्वी के विपरीत किसको माना जाता है? आकाश को। ठीक, क्या बोलते, सॉरी, कोज्जा थीटा। और कोज्जा थीटा को, कोज्जा मतलब आकाश, ठीक, इसको नाम क्या दिया गया? कोसाइन। कोसाइन थीटा। कोसाइन थीटा। और लंब बटे आधार, लंब बटे आधार को बोला गया स्पर्श जा थीटा। क्या बोला गया? स्पर्श जा थीटा। स्पर्श माने छूते हुए, जा माने पृथ्वी को। स्पर्श माने छूते हुए, और उसके बाद जा माने पृथ्वी को, थीटा। और इसको इंग्लिश में क्या कहा गया? टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा। कोई दिक्कत? बात समझ गए? अच्छा, तो इस तरीके से शुरुआत हुई थी, लेकिन अब हम, अच्छा ये थोड़ा सा लॉन्ग भी जा रहा है। अच्छा, अब इनको ये तो मूल अवयव हो गए। ये क्या है? 1 2 और ये 3, ये तीनों मूल हुए। इनके व्युत्क्रम, इनको उलट के व्युत्क्रम भी बनाया गया। कर्ण बटा लंब, सॉरी हाँ, कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा आधार, आधार बटे लंब, इनको पलटकर व्युत्क्रम बनाए गए, जिनको क्रमशः आप लोग क्या पढ़ते हो? कॉसेक सेक और कॉट थीटा पढ़ते हो ना। चलो 3 से हम इतिहास जान लेते हैं, बाकी आगे संक्षेप में ही चलेंगे, बहुत डीपली और नहीं जाएंगे। क्योंकि अच्छा, शुरुआत तो ऐसे हुई, लेकिन बाद में चूंकि मानव एक बुद्धिजीवी प्राणी है तो वो अपने सुविधा के अनुसार चीजों को कम कर लेता है। तो बाद में क्या किया गया? इनके शुरू के 3 इंग्लिश वर्ड ले लिए गए। ठीक, यानी और थीटा साथ में लिया गया। और बनाया कैसे गया? तो मूल अवयव आपके कैसे बने? साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा। और कहा क्या गया? साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार। और इनको और शॉर्टकट किया गया, तो एक कोटेशन बना ली गई। क्या बनाई गई?
लाला आम लाया, खाते खाते आया। यानी साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। ठीक, कोई दिक्कत? तो इस तरीके से मूल अवयव की उत्पत्ति हुई थी, शुरुआती गणितज्ञों ने ऐसे ही किया था। फिर अब इनके हम अब इसको अभी ये पेज में आपका रहेगा, बाद में नोट कर लेना। ठीक, अब ये तो हो गए मूल अवयव। अब हम बात करते हैं व्युत्क्रम अवयव की। तो व्युत्क्रम अवयव हमने बताया ही जिनके बगैर काम न चले, यानी इनके बगैर त्रिकोणमिति को पढ़ पाना संभव नहीं है। आपके अवयव क्या है? आपके नाक, कान, हाथ, है ना, मुंह, इनके बगैर क्या आपका काम चलेगा? नहीं चलेगा। तो ये आपके मूल अवयव हुए। वैसे ही इसके 6 अवयव हैं, 3 मूल 3 व्युत्क्रम। इनके बगैर हमारी त्रिकोणमिति का काम नहीं चलता। मानी इनको, इन अवयवों के बगैर त्रिकोणमिति को सीखा या पढ़ा नहीं जा सकता। तो व्युत्क्रम अवयव मतलब कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और टैन थीटा। ठीक, कॉसेक थीटा क्या है? साइन का व्युत्क्रम है, तो 1 साइन थीटा। और तो बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण बटा लंब। और एक फार्मूला अगर हम साइन उधर कर दें, कॉसेक इधर ले आए, तो क्या मिल रहा है? साइन थीटा बराबर 1 कॉसेक थीटा। ठीक, सेक थीटा क्या होगा फिर? सेक किसका व्युत्क्रम माना गया? कॉस का। तो सेक थीटा बराबर 1 कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? आधार बटे कर्ण। और एक चीज और निकल के आ रही कि काश उधर जाए तो सेक इधर आ जाएगा, तो कॉस थीटा बराबर 1 सेक थीटा। भाई एक दूसरे के व्युत्क्रम ही तो हैं, कोई दिक्कत? tan थीटा बराबर क्या होगा? सॉरी, tan नहीं है, ये कॉट है बेटा। tan का व्युत्क्रम क्या होता है? कॉट थीटा। तीसरा व्युत्क्रम कौन सा है? कॉट थीटा, जो कि किसका व्युत्क्रम है? tan का। तो 1 tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब। और अगर हम इसको उधर लें, काट को इधर ले आए, तो एक फार्मूला क्या निकल के आ गया? tan थीटा बराबर 1 कॉट थीटा। इतनी बात तो समझ में आ गई। माइक बंद हो गया है, चल रहा है, माइक चेक कर लीजिए। आ गया, आवाज ना करे। तो इतनी बात तो समझ में आ गई होगी कैसे क्या हुआ। ठीक, इसको अभी आपको हम नोट करने का समय देंगे, पहले देखिए आगे। तो ये तो हो गए आपके त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक, इनके बगैर आपका काम चलेगा नहीं, क्योंकि ये मूल अवयव या त्रिकोणमितीय अनुपात, इनके नाम, चाहे इनको त्रिकोणमितीय अनुपात कहो या त्रिकोणमिति के मूल अवयव कहो, दोनों ही सत्य हैं इसके लिए। और अब इन पर आधारित आप आंकिक प्रश्न देखो। पहले क्या देखोगे? इस पर आधारित अपना आंकिक प्रश्न आप लोग देखिए, ताकि आप क्वेश्चनरी सॉल्व कर सके। पहला सवाल है आपका, काश ए बराबर 5/13, तो tan ए का मान ज्ञात कीजिए। पहला सवाल क्या है? पहला सवाल है आपका, काश ए बराबर 5/13, तो tan ए कितना होगा? tan ए कितना होगा? ठीक, चलिए इसको देखें। मान लीजिए ये कोई त्रिभुज है ए बी सी, जिसका हमने आपको बताया ही कि आपकी 10th ट्रिग्नोमेट्री जो है समकोण त्रिभुज पर आधारित है। तो मान लेते हैं कोई समकोण त्रिभुज एबीसी है, जिसके कोण ए के संबंध में कोई बात कही गई, और ये समकोण त्रिभुज एबीसी का बी कोण क्या है? समकोण। तो ये क्या हो जाएगा? कर्ण। और कास थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो इसका मतलब कि ये कोण ए के संबंध ये हो गया लंब, और ये हो गया आधार। ये क्या हो गया आपका? आधार। अब आपको कास थीटा बराबर 5/13 दिया गया है, यानी आधार बटे कर्ण दिया गया है। यानी आधार हम अगर 5 माने, तो कर्ण कितना होगा हमारा? 13।
और हमें निकालना है tan। tan के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, लंब बटे आधार, और लंब हमको नहीं पता, आधार तो पता है लेकिन लंब हमको पता नहीं है। तो आप पाइथागोरस प्रमेय पढ़े भी होंगे और जान लीजिए, वही पाइथागोरस प्रमेय से इसको लंब को आप फाइंड करेंगे। क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, अर्थात किसी समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा का वर्ग शेष दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। यही है पाइथागोरस प्रमेय। इसी से हम किसी समकोण त्रिभुज की यदि दो भुजाएं ज्ञात हो तो तीसरी भुजा आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको कर्ण कितना दिया है, 13 का स्क्वायर, बराबर लंब कितना दिया है पता नहीं, ये हमें ज्ञात ही करना है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार कितना दिया है 5, तो 5 का स्क्वायर, 13 तिरैयम 169 बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस 5 25, ये प्लस में उधर जाएगा माइनस होगा तो 169 से 25 गया तो 144 है ना, बराबर लंब का स्क्वायर टेंस लंब बराबर वर्ग घटाओगे वर्गमूल लग जाएगा अंडर रूट 144, 144 का वर्गमूल होता है प्लस माइनस 12, लेकिन प्लस में ही लेंगे क्योंकि भुजाएं यानी भुजाओं की जो माप होती है सदैव धनात्मक ही रहती है, तो वर्गमूल कितना माना जाएगा 12। कोई दिक्कत, यानी हमको लंब कितना पता लगा 12। ठीक, चलिए इसलिए बताना क्या है, इसलिए क्या बताना है हमको, tan a, तो tan a बराबर a के लिए लंब 12 हुआ, आधार 5 हुआ, और tan a बराबर लंब बटा आधार, लंब कितना है 12 बटे आधार कितना है 5, यही क्या है हमारा आंसर। नोट करिए।